Hey everyone, I hope you guys are doing great. I'm Govind Parashar and in this video I am going to cover how to write answers in LLB और BLLB। देखिए अगर मैं बात करूं आंसर राइटिंग की तो LLB और या BLLB दोनों ही स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं और दोनों ही लॉ के कोर्स हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक आपको स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड आंसर चाहिए, ना कि इन जनरल आप BA करा आपने या BA या BCom करा तो उसके अंदर आपने जो आंसर लिखे थे वो उनका एक अलग लेवल है। लेकिन अगर आप बात करेंगे लॉ के आंसर्स की या LLB के आंसर्स की तो यहाँ पे मोर स्पेशलाइज्ड, मोर टू द पॉइंट और जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हों, केस लॉस हों, कंक्लूजन हो, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क का आंसर यहाँ पर चाहिए, तब आपको कहीं ना कहीं टीचर एक डिसेंट मार्क्स देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको एक अच्छा आंसर फ्रेम करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं स्कोर कर सकें और एक जो भी चेक कर रहा है आपकी जो कॉपी है उसको एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो उसके माइंड पे कि हाँ ये क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी वाला आंसर है। क्योंकि जनरलाइज्ड आंसर और लॉ में आप आंसर राइटिंग करोगे तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस हो जाता है। वहाँ पे आपने पैराग्राफ्स बनाए, इन जनरलाइज्ड कोर्सेज जनरलाइज्ड आंसर्स आपने लिखे, पैराग्राफ बनाए और जिस तरीके से आपको लगा आपने कर दिया आंसर। यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आप अपने मार्क्स और खो दोगे। तो यहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी डिले बताता हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर जो है वो लिखना चाहिए इन योर LLB और BLLB। देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको दो तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा जो कि मान के चलिए या तो आपको सिचुएशन बेस्ड होगा या फिर दूसरी सिचुएशन या फिर दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो होगा शॉर्ट नोट या फिर किसी भी तरीके से किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है या किसी पर नोट लिखना है। तो दो तरीके के क्वेश्चन मेनली देखने के लिए मिलेंगे। अब दोनों तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर कोई सिचुएशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आपको समझना है सबसे पहले कि इसके अंदर कौन सी सिचुएशन लग रही है। जैसे मान के चलिए आपने एक सिचुएशन पढ़ी जिसके अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर थेफ्ट का ऑफेंस हो रहा है और थेफ्ट के साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं और दूसरे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मान के चलिए कि सामने वाले बंदे ने जो है प्राइवेट डिफेंस का यूज़ किया है या कुछ भी है XYZ, वो आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज कर लेना है और आपको फिगर आउट करना है कि यहाँ पर कौन से जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, जब आपने फिगर आउट कर लिया और आपने अपने माइंड में फिर सोचना है कि यहाँ पे क्या क्या जो मेन चीज़ें हैं, कौन कौन से एसेंशियल केस लॉस हैं जो इससे रिलेट कर रहे हैं और किस तरीके से मुझे एक आंसर एक अपना ड्राफ्ट करना है। पहले 2 मिनट आप बैठ के मन में सोच लें कि किस तरीके से या किस लाइन में मेरा जो आंसर है वो जाना चाहिए, कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन कौन से केस लॉस इससे रिलेट कर रहे हैं और फिर आपको आंसर लिखना शुरू करना है। और आपको आंसर ऐसे लिखना है कि देखिए सबसे पहले आपने सिचुएशन एनालाइज करी, उस सिचुएशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि फॉलोइंग आर द सेक्शंस एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स इन द क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको सेक्शंस बताने हैं कि कौन कौन से सेक्शंस यहाँ पे लग रहे हैं। अब क्या करेंगे आप देखिए, जब आप सेक्शन लिख रहे होंगे तो सेक्शंस आपको एग्जैक्टली बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग तो याद हो नहीं सकते, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के जिस भी अकॉर्डिंग आपको सेक्शन आपको आता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जितना आपको याद है वो आप लिखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखना है। जैसे हूएवर डिसऑनेस्टली मूव्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 378 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे अगर मान के चलिए मैंने आपको थेफ्ट की सिचुएशन बताई कि यहाँ पर आपको थेफ्ट की सिचुएशन गिवन है, थेफ्ट की सिचुएशन दी गई है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर फ्रेमिंग में ये लिखना है कि ये सेक्शन जो एप्लीकेबल हैं। तो आपने थेफ्ट का सेक्शन लिखना है, थेफ्ट के फिर आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन कर देने हैं कि ये थेफ्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो जाए, चाहे मूविंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाए, ये सारे जो हैं सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मूविंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये सारे जो सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं आप ये एक्सप्लेन करते जाएंगे। जब आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं फिर आप दूसरे सेक्शन पे आ जाइए कि और कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे अगर मान के चलिए प्राइवेट डिफेंस का हो रहा है तो आप वो सेक्शन डालेंगे और उसके अंदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरीके से जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं, जितने भी लीगल रूल्स हैं, आप उसको पहले लिखेंगे और बताएंगे कि ये लीगल रूल्स या ये प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस गिवन इन द क्वेश्चन। जब आपने लीगल रूल्स, लीगल प्रोविजंस लिख दिए, सबसे पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई कि लीगल प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर दिया और जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके उनको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके अलावा कोई भी लीगल चीज़ ऐसी बच रही, लीगल थ्योरी या कुछ भी जो आपको लिखना है, जो लग रहा है उससे रिलेटेड है, तो वो आपको लिख देना है। अब जब आप इतना कुछ लिख दोगे तो सबसे उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है वो है इंपॉर्टेंट केस लॉस। ठीक है,
अब क्या करना है, आपको दिमाग लगा के ऐसे केस लॉस सोचने हैं जो कि उसी एग्जैक्ट सिचुएशन जो क्वेश्चन में दे रखी है उससे मैच खा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसे क्वेश्चन केस लॉस आपने पढ़ रखे होंगे तो अब आपको क्या करना है, उसी सिचुएशन से सिमिलर केस लॉस जो है एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलिए धर्मेंद्र वर्सेस स्टेट हो गया, या XYZ, कोई भी जितने भी आपके केस लॉस हैं जो सेम सिचुएशन से मैच खा रहे हैं, जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओ कि इस केस लॉ में ऐसा हुआ था और इस गिवन फैक्ट्स में भी ऐसा हो रहा है। तो जो इस केस लॉ की जजमेंट रही होगी वही कहीं ना कहीं जो गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं इसका भी कंक्लूजन वही बनेगा। मतलब आपको उस ऐसे केस लॉस डालने हैं जिनसे आप रिलेट कर पाओ कि भाई ये केस लॉ इस सिचुएशन के हिसाब से सही बैठ रहा है जो क्वेश्चन में दी गई है, और जो केस लॉ की जजमेंट है वो ही कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की भी कंक्लूजन रहने वाला है। ठीक है, ऐसे केस लॉ 1 या 2 केस लॉस आपको साइड कर देने हैं। ठीक है, देखिए आपको अगर अभी कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मैं एंड में फिर समराइज भी करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो आपने केस लॉ डाल दिया कि एक केस लॉ, उसके बाद आप चाहो तो आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल केस लॉस आपको आते हैं तो आप दूसरा केस लॉ भी डाल सकते हैं। अब केस लॉस कैसे डालने हैं, केस लॉस कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं। तो केस लॉस में सबसे पहले आप फैक्ट वाली, सबसे पहले आपने केस का नाम डाला, केस का नाम डालने के बाद आपको फैक्ट की हेडिंग डालनी है। फैक्ट की हेडिंग आपको एक्सप्लेन कर देनी है कि इस केस लॉ में, पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर ऐसा ऐसा हुआ था। अब जब उस केस लॉ के अंदर आप बता देंगे, फिर आएंगे आप उसी केस लॉ के अंदर इशू वाले पोर्शन पे कि इस केस लॉ के अंदर क्या इशू रहा था। जब उस इशू को आप बता देंगे और उस इशू को बताने के बाद फिर आ जाएंगे उसी केस लॉ की जजमेंट जो आप साइड कर रहे हैं कि भाई इस केस लॉ के अंदर फैक्ट्स, ये जो फैक्ट्स थे इन पर क्या ऑब्जर्वेशन रही कोर्ट की और क्या जजमेंट रही। तो इसी तरीके से एक केस लॉ हो गया, फिर दूसरे केस लॉ पे आएंगे, फिर दूसरा केस लॉ आपको देना है। अगर आपको 2 केस लॉ याद है, इट्स मोर देन इनफ। तो सबसे पहले आपने सेक्शन या प्रोविजन फ्रेमिंग कर दी और प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे नंबर पे आपने रिलेटेड केस लॉस अटैच कर दिए। जब आपने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एक्सप्लेन कर दिए और केस लॉस अटैच कर दिए, तो केस लॉस के बेसिस पे और प्रोविजंस के बेसिस पर आपको दोनों चीज़ें अप्लाई करनी है उस गिवन सर्कमस्टांसेस, गिवन सिचुएशन में जो क्वेश्चन में दी गई हैं। अब जब आप केस लॉ के अंदर जितने भी जो भी डिसीजन रहे हैं, जो भी आपकी जो एनालिसिस रही है जजेस की, या जो भी कुछ रहा है, उसको दिमाग में रख करके आप उस गिवन फैक्ट्स को जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उस पर अप्लाई करेंगे और जो सेक्शंस में दे रखा है उस पर अप्लाई करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि देखिए ये जो केस लॉस थे उसके फैक्ट्स और ये जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके फैक्ट्स सिमिलर हैं। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन में, अब आप कंक्लूजन वाली पॉइंट लिख रहे होंगे कि कंक्लूजन में कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अवर प्रोविजंस जो कि मैंने लिखे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ केसेस साइटेड, कहीं ना कहीं इन केसेस में ऐसा हुआ था, इस वजह से जो है इस पर्टिकुलर फैक्ट्स में जो क्वेश्चन में दे रखे हैं इनमें भी जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही रहेगी। मान के चलिए अब यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है और केस लॉस में और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो जब आप केस लॉस जो आपने साइट करें उनसे रिलेट करेंगे फैक्ट्स को जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, तो उनसे रिलेट करने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे क्योंकि इस केस लॉ में ऐसा हुआ था, इस वजह से ये गिवन सिचुएशन या गिवन क्वेश्चन या गिवन फैक्ट्स में भी जजमेंट जो है वो ऐसी रहने वाली है। यही बात आपको कंक्लूजन में लिख देनी है, पर्टिकुलरली अपनी एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, तो एक अच्छे आंसर के 3 पोर्शंस हो गए। सबसे पहला जो है वो आपको प्रोविजन एक्सप्लेनिंग हो गई कि इस प्रोविजन के अंदर ऐसा ऐसा होता है, या ये प्रोविजन 378 इसकी बात करता है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ये हैं। जब आपने अच्छे से प्रोविजंस एक्सप्लेन कर दिए जो इस सिचुएशन में लग रहे हैं, उसके बाद केस लॉस पे आ जाइए, आप रिलेवेंट केस लॉस साइट करिए। जब आपने 2 से 3 केस लॉस साइट कर दिए हैं तो केस लॉस और प्रोविजन के बेसिस पे एनालाइज करिए उस क्वेश्चन के फैक्ट्स और जो हैं सर्कमस्टांसेस, और उस एनालिसिस के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करिए और उस कंक्लूजन में बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर केसेस साइटेड बाय मी और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस एज पर द लॉ दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस फॉल्स विद इन द ऑफेंस ऑफ दिस एंड दैट, जो भी है, और अगर इसके अंडर फॉल कर रहे हैं तो क्या जो है जजमेंट से आपको रिलेट करना है कि इसमें क्या होगा, कि क्या इसमें मर्डर है, क्या इसमें थेफ्ट है, क्या है, जो भी कुछ है वो आपको कंक्लूजन में लिख देना है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक वे टू राइट अ आंसर। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से केस लॉस और अच्छे तरीके से प्रोविजंस को एक्सप्लेन करते हैं और आप कंक्लूजन बहुत अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो नो डाउट आपके मार्क्स बहुत डिसेंट रहेंगे। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, लॉ के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही या गलत नहीं होता है। बस सही या गलत वही चीज़ है कि आप कितना जो है अपने आंसर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर पाते हैं। तो अनटिल अनलेस अगर आपका कंक्लूजन गलत भी है तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स में कोई अंतर आ जाएगा अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो कंक्लूजन है उसको सपोर्ट किया है। तो दिस इज़ द वे हाउ वी राइट आंसर्स इन योर LLB और BLLB एग्जामिनेशंस।
ठीक है, स्टिल आपका कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।